गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक कृतिका के पहले पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ का नाम है इस जल प्रलय में। आज हम इस पाठ का पहला भाग पढ़ेंगे। इस जल प्रलय में इस पाठ के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु ने इस पाठ में बाढ़ का वर्णन किया है। इस पाठ को पढ़कर हमें पता चलेगा कि बाढ़ के दृश्य जैसे हम सोचते हैं उससे भी कहीं भयानक होते हैं। बाढ़ में फंसे लोगों की समस्याएं हमारी कल्पना से भी परे होती हैं। किस प्रकार से कई कई दिनों तक लोग अपने घरों की छत पर बिना किसी सुविधा के बाढ़ में फंसे रहते हैं। और उस जगह पर सिर्फ वही नहीं रहते हैं, न जाने बाढ़ में बहकर कितने ही जीव जंतु वहाँ आते हैं और वो भी उनके साथ वहाँ निवास करते हैं। जब छाती भर पानी में लोग बाढ़ में फंसे होते हैं तब उनके लिए जीवन कितना कष्टपूर्ण हो जाता है। इन बातों का वर्णन भी इस पाठ में लेखक ने किया है कि शहर में फंसे हुए लोग बाढ़ से किस कदर परेशान हो जाते हैं। इस बात के बारे में भी हमें इस पाठ को पढ़कर पता चलेगा। अब हम पाठ को आरंभ करते हैं। मेरा गांव एक ऐसे इलाके में है जहां हर साल पूर्व और पश्चिम और दक्षिण की नदी कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं। लेखक अपने लिए कहते हैं कि उनका गांव ऐसी जगह पर है जहां हर साल पश्चिम, पूर्व और दक्षिण की जो नदियां हैं, नदियों के नाम दे रखे हैं कोसी, पनार, महानंदा और गंगा, इनकी बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं, मतलब शरण लेते हैं। सावन भादो बारिश के महीने हैं जिन महीनों में बाढ़ आती है। तो सावन भादो में यदि लेखक के गांव के पास से गुजरती हुई ट्रेन की खिड़कियों से देखा जाए तो क्या दृश्य दिखाई देता है। विशाल और सपाट परती पर, परती बोलते हैं उस जमीन को जिसमें खेती नहीं की जाती। लेखक के आसपास की जमीन, उसके गांव के आसपास की जमीन परती है, वहाँ खेती नहीं की जाती है। तब उस जमीन पर पूर्व, पश्चिम और दक्षिण की नदियों से जो बाढ़ आती है तो वहाँ के बाढ़ पीड़ित लोग आकर उस ज़मीन पर पनाह लेते हैं। तो सावन भादों के महीने में अगर वहाँ से ट्रेन गुजरे और उसकी खिड़कियों से देखा जाए तो दिखाई देता है कि विशाल और सपाट परती पर गाय, बैल, भैंस, बकरों के हजारों झुंड मुंड देखे जाते हैं और उनको देखकर ही लोग बाढ़ की विभीषिका, बाढ़ की भयानकता का अंदाजा लगा लेते हैं। परती क्षेत्र में जन्म लेने के कारण, परती क्षेत्र वापस से बता देती हूँ, वह जमीन जो जोती और बोई नहीं जाती उसे परती कहा जाता है। तो लेखक का जो गांव था वो परती क्षेत्र में था। यहाँ कोई नदी आदि नहीं थी। तो परती क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता था। किंतु 10 वर्ष की उम्र से पिछले वर्ष तक, अर्थात जब लेखक 10 साल के थे तब से लेकर के, और ये पाठ जब लिखा गया है उससे पिछले साल तक उन्होंने, भले उन्हें तैरना नहीं आता लेकिन उन्होंने 10 साल की उम्र से लेकर पिछले साल तक बॉय स्काउट, स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता या रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम किया है। लेखक बताते हैं, भले ही मैं कभी बाढ़ में नहीं फंसा हूँ, मेरे गांव में कभी बाढ़ भी नहीं आती है, लेकिन मैंने बहुत सालों तक बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम किया है। और रही लिखने की बात कि लिखना कब से शुरू किया, तो हाई स्कूल में उन्होंने बाढ़ पर एक लेख लिखा था जिसमें उन्हें प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया था। और उस लेख लिखने से लेकर धर्मयुग नामक एक पत्रिका में कथा दशक के अंतर्गत उन्होंने बाढ़ की कहानी को नए पाठ के साथ प्रस्तुत किया, यानी कि नए ढंग से लिखा था। उन्होंने बाढ़ को लेकर कई छुटपुट रिपोर्टाज भी लिखे। उनमें से है जय गंगा जो कि 1947 में लिखा, डायन कोसी 1948 में, हड्डियों का पुल 1948 में। इस प्रकार से छोटे छोटे रिपोर्टाज के अलावा उन्होंने कई उपन्यासों को भी लिखा है जिसमें बाढ़ की विनाश लीला के चित्र दिखाई देते हैं। अर्थात लेखक ने बाढ़ क्षेत्रों में जाकर बहुत मदद की है। तो इनकी रचनाओं में कैसे न कैसे करके बाढ़ का वर्णन आ ही जाता है। किंतु गांव में रहते हुए, जब तक ये इनके गांव में रह रहे थे तब तक कभी भी वो न तो बाढ़ से घिरे थे, न बहे थे, न फंसे थे, और न कभी उन्होंने बाढ़ को भोगा था। तो इन्होंने पहली बार बाढ़ को कब भोगा, भले ही ये बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में कई बार जा चुके थे लेकिन खुद कभी ये बाढ़ में नहीं फंसे थे। इन्होंने पहली बार बाढ़ का अनुभव कब किया, वो उन्हें हुआ
पटना शहर में सन 1967 में 1967 में जब ये पटना शहर में रह रहे थे तब पहली बार इन्हें बाढ़ में फंसने का अनुभव हुआ। उस समय 18 घंटे की अविराम वृष्टि, बिना रुके लगातार बारिश के कारण पुनपुन नदी का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस आया था। अर्थात मैंने बाढ़ को भोगा है शहरी आदमी की हैसियत से। जब ये शहर में रहने लगे थे तब इन्होंने बाढ़ को भोगा था। इसलिए इस बार जब ये सेकंड टाइम बाढ़ में फंसने लगे, जब बाढ़ का पानी शहर में प्रवेश करने लगा और पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया, तो हम अपने घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, सिगरेट, पीने का पानी और काम्पोज की गोलियां जमाकर बैठ गए और बाढ़ की प्रतीक्षा करने लगे। लेखक कहते हैं इस बार सेकंड टाइम, पहली बार ये फंसे थे 1967 में बाढ़ में, इसलिए जब अब की बार पटना में फिर से बाढ़ आने लगी और पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर तक पानी में डूब गया, तब इन्होंने बाढ़ में कोई समस्या ना हो इसलिए अपने घर में पहले से कुछ चीज़ों का इंतजाम किया, कुछ तैयारियां की। और उनमें से क्या तैयारियां थी? घर में ईंधन यानी भोजन आदि पकाने की व्यवस्था के लिए जो गैस केरोसिन चाहिए वो, आलू ऐसी सब्जी है जो बहुत दिनों तक चल सकती है, मोमबत्ती, दिया सलाई, माचिस। मोमबत्ती इसलिए क्योंकि बाढ़ में इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है वो बंद कर दी जाती है, तो मोमबत्ती चाहिए रोशनी के लिए रात के समय। दिया सलाई, माचिस। और सिगरेट पीने के लेखक आदि हैं तो सिगरेट। और पीने का पानी, पीने का पानी इसलिए क्योंकि बाढ़ में भले ही चारों तरफ पानी होता है, हम पानी में फंसे होते हैं, लेकिन पीने के लिए हमारे पास पानी नहीं होता है, तो लेखक ने पीने का पानी भी इकट्ठा किया। और काम्पोज की गोलियां ऐसी गोलियां होती हैं जो शरीर में अकड़न, दर्द, ऐंठन आदि को दूर करती हैं। और बाढ़ में जब फंसने के बाद शरीर अकड़ जाता है तो इस तरह की गोलियां लोग लेते हैं। तो अब ये बाढ़ की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह इन्होंने सुना, जब ये पटना शहर में ही रहते थे, इन्होंने सुना कि राजभवन, मुख्यमंत्री निवास ये प्लावित हो गए हैं, अर्थात डूब गए हैं। दोपहर में इन्हें फिर से एक समाचार मिला जिसमें इन्हें पता चला कि जो पटना का एक स्थान है गोलघर, वो भी जल से घिर गया है। और यूँ तो इन्हें जो सूचना थी रेडियो से वो इस वाक्य में मिली थी, जो वाक्य किस में लिखा गया था? बांग्ला भाषा में जो सुनाया गया था। और वो समाचार था, जानो गोलघर डूबे गए छे, पता है गोलघर डूब गया है। और 5 बजे जब कॉफ़ी हाउस जाने के लिए तथा शहर का हाल मालूम करने के लिए निकला, लेखक कहते हैं शाम के 5 बजे जब शहर में पश्चिमी इलाके में पानी डूब भर चुका था, तब ये अपने घर से निकले कि शहर में स्थित एक कॉफ़ी हाउस में कॉफ़ी पीऊँगा। और वैसे इनका घर से निकलने का एकमात्र उद्देश्य था और वो था शहर का हाल मालूम करना। और जब ये निकले और रिक्शे में बैठने लगे तो रिक्शे वाले से कहा कि कॉफ़ी हाउस ले चलो। रिक्शे वाले ने हंसकर कहा, अब कहाँ जाइएगा, कॉफ़ी हाउस में तो अबले पानी आ गया होगा, मतलब कॉफ़ी हाउस में तो अब तक पानी भर गया होगा, चलो पानी कैसे घुसता है वही तो देखना है। ये कहकर हम रिक्शा पर बैठ गए और साथ में ही नई कविता के एक विशेषज्ञ व्याख्याता आचार्य कवि मित्र भी इनके साथ बैठ गए। इनके साथ एक इनके ऐसे कवि मित्र भी बैठे जो नई कविताओं के एक्सपर्ट थे, लेक्चरर थे, वो भी इनके साथ बैठ गए। और इनके ये ऐसे गहरे मित्र थे जो लेखक की अनवरत, मतलब लगातार, अनर्गल, बेसिर पैर की, अनगढ़, बिना किसी बात को जो बात कह दी जाए, बिना किसी प्लानिंग के कुछ कह दिया जाए, गद्य में स्वगोक्ति, अपने आप से की गई बातें। लेखक कभी कभी अपने आप से बड़बड़ाकर हर कुछ बोलते रहते थे। तो इनके साथ जो कवि मित्र बैठे थे वो लेखक की ऐसी अनवरत, अनर्गल, अनगढ़ और गद्यमय स्वगोक्ति से कभी बोर नहीं होते थे। स्वगोक्ति, अपने आप से कुछ कह देना। तो ये चल पड़े अपने मित्र के साथ और इन्होंने शहर में जाकर क्या देखा कि मोटर, स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, टमटम मतलब तांगा, साइकिल, रिक्शा पर और पैदल लोग पानी देखने के लिए जा रहे हैं। और सामने से बहुत से लोग पानी देखकर लौट रहे हैं। देखने वालों की आंखों में और जुबान पर एक ही जिज्ञासा है। जो पानी देखने जा रहे हैं उनकी आंखों में और जुबान पर बिना कहे, बिना बोले ही एक जिज्ञासा दिखाई दे रही है। और वो जिज्ञासा क्या है कि पानी कहाँ तक आ गया है। और ये जिज्ञासा किनसे हो रही है? जो लोग पानी देखकर लौट रहे हैं।
और जो पानी देखकर लौट रहे हैं वो इस जिज्ञासा को समझ रहे हैं और बिना पूछे ही बातें कर रहे हैं। और उनकी बातचीत को लेखक लिखते हैं, पानी देखकर लौटने वाले लोग बातें कर रहे हैं। फ्रेजर रोड पर पानी आ गया है। अरे आ क्या गया है, पार ही कर गया है। श्री कृष्णापुरी, पाटलिपुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड, इंडस्ट्रियल एरिया का कहीं पता नहीं है। अब भट्टाचार्य रोड पर पानी आ गया होगा। लोग बातें कर रहे हैं कि ये सारे इलाके डूब चुके हैं और पानी आ तो क्या गया है, इन इलाकों को पार कर गया है। छाती भर पानी है, छाती भर, छाती तक पानी है। और विमेंस कॉलेज के पास, वुमेन का जो कॉलेज है उनके पास तो डुबाव पानी है, डूबने लायक पानी है। और लोगों की बातें हो रही हैं, अरे आ रहा है, आ गया, घुस गया, डूब गया, डूब गया, बह गया। मतलब लोग देख रहे हैं, जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही है कि पानी आ रहा है, आ गया है, कोई चीज़ डूब गई है और बह भी गई है। जब हम कॉफ़ी हाउस के पास पहुँचे तो कॉफ़ी हाउस बंद कर दिया गया था। सड़क के किनारे लेखक को क्या दिखता है, एक मोटी डोरी की शक्ल में गेरुआ झाग फेन में उलझा हुआ पानी दिखता है। मोटी रस्सी की तरह सरकता हुआ पानी आ रहा है, जो कि गेरुआ झाग, गेरुआ बोलते हैं मिट्टी के रंग का, मटमैले झाग फेन, फेन का अर्थ भी झाग ही होता है, मटमैले झाग से भरा हुआ एक रस्सी की तरह सरकता हुआ बड़ी तेजी से पानी आ रहा है। मैंने कहा, इन्होंने अपने मित्र से कहा, आचार्य जी आगे जाने की जरूरत नहीं है, वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल दूत। अब आगे जाकर क्या करेंगे, वो देखिए सामने से मृत्यु का तरल दूत आ रहा है। मतलब बाढ़ के पानी में बहुत जन धन की हानि होती है, तो ये बाढ़ का पानी जो है ये अपने साथ बाढ़ लेकर आ रहा है, तो ये क्या हो गया, ये बाढ़ का या मृत्यु का तरल दूत हो गया। आतंक के मारे मेरे दोनों हाथ बरबस ही जुड़ गए और सभय प्रणाम निवेदन में मुंह से कुछ अस्फुट स्वर निकले या शब्द निकले। लेखक कहते हैं कि आतंक के मारे मेरे दोनों हाथ उस पानी को देखकर आपस में जुड़ गए और मैंने उस पानी को सभय प्रणाम किया, डर सहित प्रणाम किया, और न जाने मेरे मुंह से कुछ अस्फुट शब्द निकले। अस्फुट, अस्फुट का मतलब होता है अस्पष्ट, अस्पष्ट शब्द निकले। यहाँ लेखक स्वीकार करते हैं कि हाँ, मैं बहुत डरपोक और कायर हूँ। लेखक उस बाढ़ के पानी को देखकर डर गए थे। और रिक्शा वाला बड़ा बहादुर है, वो देख लेता है कि लेखक डर चुके हैं, तब भी वो उन्हें कहता है, चलिए ना थोड़ा और आगे चलते हैं। तो भीड़ के एक आदमी ने रिक्शे वाले की ये बात सुनी और क्या कहा, ए रिक्शा, करंट बहुत तेज है, आगे मत जाओ। करंट मतलब बहाव, पानी का बहाव बहुत तेज है, आगे मत जाओ। मैंने रिक्शा वाले से अनुनय भरे स्वर में कहा। लेखक ने विनती करते हुए कहा, लौटा ले भैया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, पानी बहुत तेज है, रिक्शा लौटा लो, आगे हम नहीं जाएंगे। रिक्शा मोड़कर हम अप्सरा सिनेमा हॉल की ओर पहुंचे और इस समय सिनेमा शो बंद हो चुके थे क्योंकि बाढ़ आने वाली थी। तो उसके बगल से हम गांधी मैदान की ओर चले। पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर रहा था। पानी की तेज धारा पर लाल हरे नियन विज्ञापनों की परछाइयाँ सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थी। लेखक को दिख रहा था कि बाढ़ का जो पानी जो वहाँ पे तेज धारा बह रही थी, उस पर लाल और हरे रंग के नियन विज्ञापन, लाल हरे रंग के नियॉन जो चमकीले चटकीले कलर होते हैं, ऐसे नियॉन कलर के जो विज्ञापन थे उनकी परछाइयाँ पानी में दिख रही थी और पानी में ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों रंगीन सांप तैर रहे हैं। गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे हजारों लोग खड़े थे, देख रहे थे। दशहरे के दिन रामलीला में राम के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं उससे कम नहीं थे। गांधी मैदान के आनंद उत्सव, सभा सम्मेलन और खेल कूद की सारी स्मृतियों पर धीरे धीरे एक गैरिक आवरण, एक मिट्टी के रंग का आवरण आच्छादित हो रहा था। यानी कि लेखक ने क्या देखा कि धीरे धीरे गांधी मैदान में जितने भी सारे फंक्शन किए जाते थे, जो वहाँ पर सब तरह के समारोह किए जाते थे, उन सब की स्मृतियों पर वो लेखक मैदान देख करके याद कर रहा था कि यहाँ कौन से समारोह होते हैं, कौन से कार्यक्रम यहाँ हुए थे। वो याद कर ही रहे थे कि गांधी मैदान में धीरे धीरे पानी भर गया। हरियाली पर शनह शनह मतलब धीरे धीरे पानी फिरते देखने का अनुभव बिल्कुल नया था। इसी बीच एक अधेड़, अधेड़ बोलते हैं 50 के आसपास की उम्र का व्यक्ति, अधेड़ मुस्टंड मतलब लंबा चौड़ा और गंवार ग्रामीण, एक अधेड़ उम्र का लंबा चौड़ा ग्रामीण आदमी जोर जोर से बोल उठा, इह, जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उधर उलटकर देखने भी नहीं गए। अब बूझो
ये एक गांव का आदमी था जो दानापुर का रहने वाला था। जब पटना में पानी भर रहा था तब ये आदमी देख कहता है कि जब हमारा दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू मतलब पटना शहर के लोग हमारी सहायता के लिए भी नहीं गए। अब इनसे पूछेंगे कि बाढ़ में फंसने पर कैसा लगता है। मैंने अपने कवि आचार्य मित्र से कहा, पहचान लीजिए, यही है वह आम आदमी जिसकी खोज हर साहित्यिक गोष्ठियों में होती रहती है। बस उसके वक्तव्य में, उसके कथन में दानापुर के बदले उत्तर बिहार अथवा कोई भी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र को जोड़ दो, आम आदमी ऐसा ही होता है। शाम के 7:30 बज चुके थे और आकाशवाणी मतलब रेडियो के पटना केंद्र से लोकल समाचार, स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहे थे। पान की दुकानों के सामने खड़े हुए लोग चुपचाप उत्कर्ण उत्कर्ण मतलब कान खोलकर बड़े गौर से ये समाचार सुन रहे थे। पान की दुकानों में रेडियो रखे हुए थे, वहाँ से लोकल न्यूज़ आ रही थी और लोग पान की दुकानों के सामने खड़े होकर चुपचाप बिल्कुल निश्चित उत्सुकता से सारे समाचार सुन रहे थे। और वो समाचार क्या था? पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है और वो किसी भी समय स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। रेडियो से, आकाशवाणी से समाचार आया कि पानी स्टूडियो तक पहुंच चुका है और किसी भी क्षण वो स्टूडियो में प्रवेश कर जाएगा। ये समाचार बड़ा दिल दहलाने वाला था। कलेजा धड़क उठा। मित्र के चेहरे पर भी आतंक की रेखाएं उभरी, किंतु हम तुरंत ही सहज हो गए। यानी चेहरे पर चेष्टा करके कोशिश करके सहजता ले आए। हमने अपने चेहरे को बिल्कुल नॉर्मल बनाया। डर था लेकिन वो सिर्फ हृदय तक था। चेहरे पर से हमने डर का भाव हटाया। क्यों हटाया? क्योंकि पान की दुकान पर जितने भी लोग खड़े हुए थे, हमारे चारों तरफ कहीं भी कोई परेशान नजर नहीं आ रहा था। पानी देखकर लौटते हुए लोग आम दिनों की तरह हंस बोल रहे थे, बल्कि आज तो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड थे। उनके लिए बाढ़ आना भी किसी एडवेंचर से कम नहीं था। हाँ, दुकानों में थोड़ी हड़बड़ी थी। नीचे के सामान ऊपर किए जा रहे थे। रिक्शा, टमटम, ट्रक और टेम्पो पर सामान लाद कर ले जाए जा रहे थे। खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी, परंतु पान वालों की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। क्यों बढ़ गई थी? क्योंकि पान की दुकानों पर रेडियो रखा हुआ था। लोग रेडियो के समाचार सुनने के लिए पान की दुकान पर खड़े थे और समय बिताने के लिए पान खा रहे थे। आसन्न संकट से, जो नज़दीक आया संकट था, उससे कोई भी प्राणी आतंकित नहीं दिखाई दे रहा था। पान वाले के आदमकद आईने में, आदमकद आईना ऐसा आईना जिसमें व्यक्ति का पूरा कद दिखाई देता है, तो पान वाले की दुकान में आदमकद आईना लगा हुआ था। उस आईने में बहुत से लोगों की सूरतें दिखाई दे रही थी और उतने लोगों के बीच में हमारी सूरतें मतलब लेखक और उनके मित्र की सूरतें मुहर्रमी नजर आ रही थी। मुहर्रम मुसलमानों का त्यौहार है, जो दुख का त्यौहार है, तो इनकी चेहरे पर ही मुहर्रम जैसा दुख दिखाई दे रहा था। मुझे लगा अब हम यहाँ थोड़ी भी देर ठहरेंगे तो यहाँ खड़े हुए लोग किसी भी क्षण ठहाका मार कर हम पर हंस सकते हैं और क्या कह सकते हैं कि जरा इन बुज़दिलों का चेहरा तो देखो, हुलिया तो देखो। क्योंकि वहाँ ऐसी ही बातें चारों तरफ हो रही थी। लोग हंसी मजाक कर रहे थे, आपस में जिस तरह की बातें कर रहे थे वो बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। एक व्यक्ति कहता है कि एक बार तो पटना डूब ही जाए, धनुषकोटि की तरह पटना लापता ना हो जाए। धनुषकोटि स्थान का नाम है। फिर दूसरा कहता है सब पाप धुल जाएगा, अगर पटना एक बार डूब गया तो सब पाप धुल जाएगा। चलो गोलघर के मुंडे पर ताश की गड्डी लेकर बैठ जाएं। कोई व्यक्ति कहता है चलो गोलघर चलते हैं और उसके मुंडे पर मतलब उसके सामने ताश की गड्डी लेकर बैठ जाते हैं। कोई और व्यक्ति है वो कहता है बिस्कोमान बिल्डिंग की छत पर चलते हैं भाई, सारा पटना डूब जाएगा और हम सुरक्षित रह जाएंगे। कोई और कहता है अरे भाई यही माकूल मौका है, माकूल मतलब सही, यही सही मौका है इनकम टैक्स वालों को ठीक इसी मौके पर, एन इसी मौके पर ही काले कारबारियों मतलब काला धंधा करने वाले लोगों के घर पे छापा मारना चाहिए, क्योंकि इस समय बाढ़ के कारण वो अपना दबाया हुआ धन निकाल रहे होंगे और छापा मारना चाहिए। और समाचार कैसे छपेगा उस छापे का? आसामी बामाल मतलब व्यक्ति माल सहित बरामद हुआ है। आगे जो लेखक हैं वहाँ से चल देते हैं अपने मित्र के साथ में, पान वाले की दुकानों से चल देते हैं और ये वापस अपनी कॉलोनी में आ जाते हैं। राजेंद्र नगर लेखक की कॉलोनी का नाम है। तो ये राजेंद्र नगर कॉलोनी के चौराहे पर आते हैं। वहाँ पर एक मैगज़ीन कॉर्नर है, एक दुकान है जो मैगज़ीन बेचती है। तो अपनी कॉलोनी के चौराहे पर आकर ये मैगज़ीन कॉर्नर की आखिरी सीढ़ियों पर जो पत्र पत्रिकाएं पूर्ववत पहले की तरह बिछी हुई थी। क्यों बिछी हुई थी? क्योंकि यहाँ पर अभी तक बाढ़ का पानी नहीं आया था। तो लेखक ने अपने कॉलोनी के चौराहे पर जाकर मैगज़ीन कॉर्नर की आखिरी सीढ़ियों पर
रखी हुई पत्र पत्रिकाओं को देखा और सोचा कि एक सप्ताह की खुराक एक साथ ले लेता हूँ कि अगर बाढ़ आ गई तो कम से कम एक सप्ताह तक फंसा रहूँगा, तो क्यों ना यहाँ से इतनी किताबें ले लूँ कि एक सप्ताह तक घर में बैठकर पढ़ सकूँ। क्या क्या लूं, सोचने लगे। हेडली चेज या एक सप्ताह में फ्रेंच जर्मन सिखा देने वाली किताबें, या फिर योग सिखाने वाली कोई सचित्र किताब। मुझे इस तरह किताबों को उलटते पलटते देखकर दुकान का जो नौजवान मालिक था कृष्णा, वो पता नहीं क्यों मुस्कुराने लगा। किताबों को छोड़कर कई हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी सिनेमा पत्रिकाएं लेकर लेखक लौट गए। और जब यहाँ से इन्होंने ये अपनी कॉलोनी में चले गए और जो इनके मित्र थे वो अपने घर चले गए। मित्र से विदा होते हुए कहा, पता नहीं कल हम कितने पानी में रहें, मतलब कल तक तो बाढ़ हमारे यहाँ पे भी आ जाएगी, पता नहीं तुम कितने पानी में रहो और हम कितने पानी में रहें। बहरहाल फिलहाल हम में से जो भी कम पानी में रहेगा वो ज़्यादा पानी में फंसे हुए मित्र की सुध लेगा, खबर लेता रहेगा। लेखक अपने फ्लैट में पहुंच जाते हैं। ये फ्लैट में पहुंचे ही थे कि जनसंपर्क की गाड़ी भी लाउडस्पीकर से घोषणा करती हुई राजेंद्र नगर पहुंच चुकी थी। जनसंपर्क की गाड़ी वो गाड़ी जो लोगों को संपर्क करके ताज़ा समाचार दे रही थी और सचेत रहने के लिए कह रही थी। हमारे गोलंबर के पास, लेखक का जो राजेंद्र नगर एक कॉलोनी थी उसमें लेखक का घर जहाँ बना हुआ था वो एरिया गोलंबर कहलाता था। गोलंबर क्यों था कि बीच में गोल पार्क था और उस पार्क के चारों तरफ 4 ऊंची ऊंची इमारतें बनी थी, 4 ब्लॉक बने हुए थे। तो यहाँ पर कोई भी आवाज़ अगर लगाता था तो चारों ब्लॉक से टकराकर वो आवाज़ गूंजती थी। तो जनसंपर्क की गाड़ी गोलंबर के पास पहुंची। उसके लिए लेखक लिखते हैं कि हमारे गोलंबर के पास भी कोई आवाज़, गोलंबर के पास कोई भी आवाज़ अगर लगाई जाए तो वो चारों बड़े ब्लॉकों की इमारतों से टकराकर मंडराती हुई 4 बार प्रतिध्वनित होती है। सिनेमा अथवा लॉटरी की प्रचार गाड़ी जब भी यहाँ पहुँचती है तो भाइयों पुकार कर एक क्षण के लिए चुप हो जाती है। क्यों? क्योंकि पुकार मंडराती हुई फिर से प्रतिध्वनित होती है और लौटती है, भाइयों भाइयों भाइयों। एक अलमस्त, अलमस्त मतलब मस्त मौला, एक मस्त मौला जवान रिक्शा चालक है जो अक्सर लेखक के ब्लॉक के पास से रात के सन्नाटे में सवारी पहुंचाकर लौटते समय जब गोलंबर के यहाँ से निकलता है तो अक्सर अलापता है, अक्सर एक गाना गाता है क्योंकि यहाँ पर आवाज़ का गूंजना उसे अच्छा लगता है। तो लेखक कहते हैं हमारी कॉलोनी में से अक्सर एक रिक्शा चालक निकलता है और वो गोलंबर के पास आते ही गाना गाना आरंभ कर देता है। और गाना कौन सा गाना है वो बता रखा है, सुन मेरे बंधु ए रे सुन न मोरे मितवा। तो इस प्रकार कह रहे हैं कि वो यहाँ इसलिए गाता है क्योंकि उसकी आवाज़ प्रतिध्वनित होती है और सबको अच्छा लगता है। तो लेखक अपनी कॉलोनी में पहुंच चुके हैं, अपने फ्लैट में पहुंच चुके हैं और गोलंबर जो इनके फ्लैट के बिल्कुल पास में है, गोल पार्क है जहां पर चारों तरफ 4 बड़े बड़े ब्लॉक की इमारतें बनी हुई हैं, वहां पर जनसंपर्क की गाड़ी पहुंच जाती है। और गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी से ऐलान किया जाने लगा, भाइयों ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि करीब 12 बजे तक लोहानीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाए, अतः आप लोग सावधान हो जाएं। प्रतिध्वनि आती है, लौटकर आवाज़ टकराती है, सावधान हो जाएं, सावधान हो जाएं। मैंने गृह स्वामिनी से पूछा गैस का क्या हाल है। गृह स्वामिनी पत्नी, इन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि गैस का क्या हाल है, कि घर में खाना वगैरह पकाने के लिए गैस है कि नहीं। तो लेखक की पत्नी कहती है बस उसी का डर है, अब ख़त्म होने वाला है। असल में सिलेंडर में, सिलेंडर मतलब सिलेंडर, सिलेंडर में मीटर ऊटर, मीटर ऊटर, मीटर मीटर जैसी कोई चीज़ नहीं होती, इसलिए पता नहीं चलता कि जाने कब ख़त्म हो जाए। लेकिन अंदाजे से 1 या 2 दिन तक सिलेंडर चल सकता है। फिर कोयला है, स्टोव भी है, मगर केरोसिन केवल एक ही बोतल है। तब लेखक कहते हैं फिलहाल तो जो है वही बहुत है। बाढ़ का भी यही हाल है, बाढ़ में भी मीटर ऊटर जैसी कोई चीज़ नहीं होती, तो पता ही नहीं चलता कब आ जाए। अगर मैं तुम्हारे लिए ईंधन की व्यवस्था करने बाहर भी जाऊं और पीछे से बाढ़ आ जाए तो कोई भरोसा नहीं है। मैंने कहा। सारे राजेंद्र नगर में सावधान सावधान ध्वनि कुछ देर तक गूंजती रही। ब्लॉक के नीचे की दुकानों के सामान हटाए जाने लगे। मेरे फ्लैट के नीचे के दुकानदार ने पता नहीं क्यों इतना कागज़ इकट्ठा कर रखा था कि बाढ़ आने के हिसाब से जो वो तैयारियां कर रहा था उसमें उसने सारा रद्दी कागज़ निकाला और एक अलाव लगाकर सुलगा दिया। हमारा कमरा धुएं से भर गया। सारा शहर जगा हुआ है,
पश्चिम की ओर लेखक कान लगाने की चेष्टा करते हैं, सुनने की चेष्टा करते हैं, क्योंकि पानी पश्चिम से भरना शुरू हुआ था। तो लेखक थोड़ा ध्यान लगा रहे हैं कि पश्चिम से कोई आवाज़ आ रही है या नहीं, और लेखक को कुछ आवाज़ें आती भी हैं। हाँ, पीर मुहानी या सालिमपुरा, अहरा, इन जगहों से अथवा जनक किशोर नवल किशोर रोड से कुछ हलचल की आवाज़ आ रही है। लगता है रात को 1-1:30 बजे तक पानी राजेंद्र नगर पहुंच जाएगा। सोने की कोशिश करता हूँ, लेकिन नींद आएगी भी नहीं। काम्पोज की टिकिया अभी नहीं। कुछ लिखूं, किंतु क्या लिखूं? कविता लिखूं? शीर्षक बाढ़ आकुल प्रतीक्षा। लेखक कहते हैं कि वो सोने की कोशिश करते हैं और उन्हें लगता है कि रात को 1-1:30 बजे तक पानी आ जाएगा। तो वो सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें नींद नहीं आ रही है। वो सोचते हैं एक काम्पोज की टिकिया ले लेता हूँ जो नींद वगैरह लाने में सहायक रहती है। फिर सोचते हैं नहीं नहीं, अभी काम्पोज की गोली नहीं लूँगा, कुछ लिखता हूँ, क्योंकि ये लेखक है। तो वो सोचते हैं लेकिन क्या लिखूँ, कोई कविता लिखूँ। और वो कविता का शीर्षक भी सोचते हैं बाढ़ आकुल प्रतीक्षा, मतलब बाढ़ एक व्याकुल प्रतीक्षा। लेकिन वो अपने आप को कहते हैं कि धत, मतलब ये भी कोई समय है कविता लिखने का। तो वो चुपचाप लेटे रहे। नींद तो नहीं, लेकिन उनके दिमाग में स्मृतियाँ आने लगी, यादें आने लगी, एक एक करके। मतलब पुराने जो बाढ़ के क्षेत्रों में वो सहायता करने के लिए गए थे, उन क्षेत्रों से जुड़ी हुई बातें, स्मृतियाँ उनके दिमाग में याद आने लगी। चलचित्र के बेतरतीब दृश्यों की तरह, जैसे किसी भी चलचित्र में, किसी रील में, सिनेमा की रील में, फिल्म की रील में एक के बाद एक दृश्य आते हैं, ऐसे ही पुराने बाढ़ के दृश्य इनकी आंखों के सामने आने लगे। अब कौन से दृश्य आने लगे वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अब हम जितना आज पढ़ा है उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर्स आपको समझा देते हैं। बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे, ये क्वेश्चन। और उसके अलावा जो एक और क्वेश्चन है, इसमें हम बात कर सकते हैं 8वें प्रश्न की। जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है, तो उसने क्या क्या प्रबंध किए। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर एक जैसा बन सकता है कि लोग किस तरह की तैयारियां करने लगे, थोड़ा सा चेंज रहेगा। बाढ़ की खबर सुनकर लोग अपने घरों में ईंधन, दिया सलाई, मोमबत्ती, आलू, काम्पोज की गोलियां, पीने का पानी आदि इकट्ठा करने लगे। लेखक के लिए क्या तैयारी करी, उसमें भी यही क्वेश्चन आए, यही आंसर आएगा। इसके अलावा आप लिखोगे जो लोग दुकानदार थे, पहले क्वेश्चन के लिए कह रही हूँ, जो लोग दुकानदार थे वो अपने दुकानों में नीचे के सामान को ऊपर करने लगे और दुकानों का सामान ट्रक, टेम्पो आदि में भरकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाने लगे। और इसी प्रकार से लेखक वाले क्वेश्चन में आ जाएगा कि उसने पीने का पानी, आलू, काम्पोज की गोलियाँ, ईंधन और सिगरेट आदि इकट्ठी की, ये तैयारियां की। और साथ ही 1 सप्ताह तक बाढ़ में फंसे रहने के कारण जब वो घर रहेगा तो उसने पढ़ने के लिए कुछ पत्रिकाएं भी ले ली। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर जरा से चेंज होंगे, बाकी सेम है। सेकंड क्वेश्चन है, बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था। क्योंकि लेखक पर्ती क्षेत्र में जन्म लिया था लेखक ने, उस क्षेत्र में कभी भी बाढ़ नहीं आती थी। यूँ तो लेखक ने बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में जाकर अनेक बार लोगों की सहायता की थी, परंतु कभी वो खुद बाढ़ में नहीं फंसा था और बाढ़ को उसने आते हुए भी नहीं देखा था। इसीलिए लेखक बाढ़ की जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए उत्सुक था। अब तीसरा प्रश्न, सबकी जबान पर एक ही जिज्ञासा थी कि पानी कहाँ तक आ गया है। इस कथन से जन समूह की कौन सी भावनाएं अभिव्यक्त होती हैं। एक तो चिंता की, एक उत्सुकता की और एक घबराहट की भावना अभिव्यक्त होती है। मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों। मृत्यु का तरल दूत बाढ़ के पानी को कहा गया है, क्योंकि बाढ़ का पानी जब बहकर आता है तो अपने साथ मृत्यु भी लेकर आता है और हजारों लाखों की संख्या में लोगों को बर्बाद कर डालता है और हजारों लोग तो पानी में डूबकर मर जाते हैं, इसलिए उसे मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। 5वां प्रश्न जो है वो हम बाद में करेंगे। छठा प्रश्न, जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उधर उलटकर भी देखने नहीं गए, अब बूझो। इसके आधार पर लोगों की कौन सी मानसिकता पर चोट की गई है। इस कथन के द्वारा लोगों की इस मानसिकता पर चोट की गई है कि व्यक्ति दूसरे को दुख को देखकर दुखी नहीं होता, अपितु दूसरे के दुख को देखकर खुश होता है। और दुख में किसी की सहायता कोई व्यक्ति नहीं करता, उसे उस दुख का अनुभव तभी होता है जब वह दुख उसे खुद को भोगना पड़े। ये इसका मानसिकता दिखाई दे जाएगी। उसके बाद आपको 9वां 10वां ये सारे प्रश्न जो हैं वो अगले भाग में कराऊंगी। आप अपने इन प्रश्नों को करके मुझे मेरे नंबर पर सेंड करेंगे।
और ये सारा क्वेश्चन आप टाइमली करेंगे, सारे क्वेश्चन आंसर, क्योंकि अगर काम बढ़ गया तो बाद में बड़ी समस्या हो जाएगी। थैंक यू।